हेलो स्टूडेंट, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और सबके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें से है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली हमारा प्रश्न बार बार पूछता है कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है। तो बच्चों, संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ है कि वह शासन, मतलब संघात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर है ना। तो संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन है जहाँ राज्य की शक्तियों का विभाजन संवैधानिक स्तर पर, देखिए संवैधानिक मतलब संविधान के तहत, केंद्र और उसकी घटक इकाई प्रांत। याद रखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली वह होता है जहाँ के राज्य की, मतलब उस देश की समस्त शक्तियाँ संवैधानिक स्तर पर, मतलब संविधान द्वारा, केंद्र और उसकी घटक इकाई मतलब प्रांत के बीच होता है। जैसे भारत में देश और राज्य जिसको कहते हैं ना, वही बात है। राजनीति की भाषा में उसको प्रांत कहते हैं, जो हम लोग राज्य जिसको कहते हैं, और केंद्र मतलब संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार होता है। प्रांत के बीच होता है। संघात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कई छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ के रूप में शासन चलाते हैं। यानी संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जहाँ पे छोटे छोटे राज्य होते हैं, प्रांत होते हैं, और वह मिलकर एक संघ के रूप में शासन चलाते हैं। जैसे कि भारत में जानते हैं ये 28-29 राज्य का संघ है, अमेरिका में 50 राज्यों का संघ है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश भी हैं कुछ। ये सब मिलजुल कर एक संघीय सरकार का निर्माण करते हैं, एक संघ व्यवस्था का। और संघवाद एक विचारधारा है जो आज अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में ये उदाहरण है जहाँ पे पाई जाती है संघात्मक शासन प्रणाली। तो बच्चों, संघात्मक शासन प्रणाली जब आपसे परीक्षा में पूछेगा तो बस ये बताइएगा, जैसे टिप्पणी में अगर पूछ देता है 5 नंबर वाले में या कहीं भी ऑप्शनल में, तो आप यही बताइए कि संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जहाँ पे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि शक्तियों का विभाजन, यहाँ याद रखिएगा, शक्तियों का विभाजन 2 स्तर पर होता है। मतलब उस देश की समस्त शक्ति कुछ केंद्र सरकार में और कुछ प्रांतीय सरकार में विद्यमान होती है, क्योंकि आगे एकात्मक पढ़ने में आसानी रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। आप लोग परीक्षा में कल जब लिखिएगा तो यही बात लिखिएगा, ठीक है। अब पूछता है कि उसकी लक्षण क्या होता है। मतलब आपसे कोई कहे कि ये बताइए कि क्या क्या ऐसा लक्षण दिखाई देगा कि उस देश के संविधान को कहेंगे कि हाँ, ये संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। तो पहला है लिखित संविधान। लिखित संविधान उस देश का पहले संघात्मक शासन प्रणाली का लक्षण होगा कि लिखित संविधान होगा। ये तो अनिवार्य है, पाया जाएगा। अमेरिका का संविधान बताए ही अभी कि संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है। वहाँ का संविधान दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान बताए ही हैं। भारत संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, यहाँ का भी संविधान लिखित है। ऐसे ही जहाँ जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होती हैं वहाँ का संविधान लिखित होता है, क्योंकि लिखित ही तो संविधान है जो क्या करेगा, लिखित रूप से दे देगा। क्योंकि संविधान तभी सर्वोच्च हो पाएगा जब वो लिखित होगा, तभी तो सरकार कोई भी आएगी तो भेदभाव नहीं करेगी उस संविधान के अनुसार कानून। और जब लिख कर रखा रहेगा तभी तो पता रहेगा कि केंद्र सरकार को कौन कौन विषय पर कानून बनाना है और राज्य सरकार को कौन से विषय पर कानून बनाना है, ठीक है बच्चों। तो लिखित संविधान पहला लक्षण, हेडिंग याद रखिएगा, ये सब हेडिंग है बच्चों, इसके अंदर आप लोग को लिखना होगा। संविधान की सर्वोच्चता, जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहाँ का संविधान सर्वोच्च होता है, क्योंकि तभी तो नियम लिखा लिखाया रहेगा, तभी तो उसमें भेदभाव नहीं करेगा। बाद में नहीं कहेगी केंद्र सरकार की नहीं नहीं मेरे पास इतना कानून है और आपके पास इतना शक्तियाँ है। तो जब संविधान सर्वोच्च रहेगा, संविधान में ही सारी बातें लिखी रहेगी, तभी जाकर क्लियर होगा। शक्तियों का विभाजन, शक्तियाँ जो है उस देश की, उस राज्य की, वो विभाजित होगी। कितना शक्तियाँ राज्य सरकार के पास होगी, कितना शक्तियाँ केंद्र सरकार, मतलब कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, कौन कौन ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा। जैसे हमारी सेना है, उस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार है। वैसे ही हमारी जेल है, ठीक है, जेल पर कानून कौन बनाता है, पुलिस पर कानून पर, भूमि राज्य सरकार के विषय है। वैसे ही
दोहरा शासन, अगला भी लक्षण है दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब दो सरकार होगी, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, स्थानीय सरकार पाई जाएंगी। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका उस देश में स्वतंत्र होगी क्योंकि वही तो व्याख्या करेगी कि हाँ हाँ ये आपके विषय के अंतर्गत आता है, ये आपके विषय के अंतर्गत आता है, मतलब ये अधिकार क्षेत्र के अंदर। क्यों? तब न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी हो पाएगा। तो न्यायपालिका उस देश की स्वतंत्र होती है। ठीक है। दोहरी न्यायपालिका, याद रखिएगा, उस देश में दोहरी न्यायपालिका होती है, एक केंद्र की एक राज्य की। ठीक है, यानी एक केंद्र के सब में समाधान करती है और एक राज्य में भी समाधान करती है। ये आपका संघात्मक शासन प्रणाली है। देखिए बच्चों, हम छोटा वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बस संघात्मक शासन प्रणाली को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण या विशेषता को पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, इतना पूछेगा आप लोगों को। अब अगला प्रश्न है हम लोग का एकात्मक शासन प्रणाली। अब पूछता है कोई कि एकात्मक, ये भी आप लोग से प्रश्न पूछेगा कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है एकात्मक। संघात्मक के सीधे उल्टा कर दीजिएगा। एकात्मक प्रणाली संघात्मक के सीधे उल्टा। यहाँ पर लिखा है कि एकात्मक शासन प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जो संघात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत शासन व्यवस्था होती है। यानी जो संघात्मक शासन व्यवस्था है जहाँ पर दो सरकारें थी, दो स्तरीय थी, उस सब के उल्टा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके विपरीत शासन प्रणाली को एकात्मक शासन कराते हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्तियाँ, यहीं पर क्लियर हो जाएगा, केंद्रीय सरकार में निहित तो होती है। याद रखिएगा, संविधान में नहीं, केंद्रीय सरकार में, क्योंकि संविधान की जरूरत ही नहीं है। और सरकार संविधान है भी तो उस संविधान समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित कर दी है और स्थानीय सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कहीं राज्य सरकारें पाई भी जा रही, जैसे ब्रिटेन में 4 प्रकार के 4 राज्य हैं ना, वो 4 राज्य अस्तित्व में तो हैं पर कि उनकी शक्तियाँ केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। मतलब कुछ काम देना है तो उस केंद्र सरकार, संविधान रहता तब ना वो निर्धारित कर देता। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान में ही वो बातें लिख दी गई है कि ये काम आपके अधिकार में होगा, ये काम आपके अधिकार में होगा। लेकिन यहाँ केंद्र सरकार में जब सारी शक्तियाँ हैं तो वो क्या करती है, वो उसके इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य सरकारों को हम कितना काम करने के लिए दें। अतः केंद्र सरकार अपनी इच्छा अनुसार प्रांतों को कुछ शक्तियाँ देती है क्योंकि यहाँ संविधान द्वारा शक्ति की कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। ठीक है बच्चों, और ये उदाहरण है ब्रिटेन का। ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है बच्चों। ठीक है, अब है फिर से हम लोग लक्षण जब जान लेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या है एकात्मक शासन व्यवस्था का, क्या विशेषता होती है, लक्षण होता है। तो पहले तो केंद्रीकृत सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी बस। सारी केंद्रीकृत कह देने का मतलब कि क्या है, सारी शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होंगी, यानी सब कुछ शक्ति वहीं होगी। अगर कहीं पे कोई सरकार छोटे छोटे दिखती भी है तो उसके पास शक्तियाँ नहीं रहेगी, ये अपनी सुविधा के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन राष्ट्रपति अकेले काम पूरा कर पाएगा नहीं, अपनी इच्छा अनुसार। तो उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या कहता है, कुछ कुछ मंत्रालय कुछ मंत्रियों को दे देता है आसान के लिए। एकात्मक शासन प्रणाली में सीधे सरकार की बात आती है। अगर राज्य सरकार दिखती भी है तो राज्य सरकार को पूरी शक्तियाँ ये केंद्रीय सरकार देगी, तो अर्थात सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। दूसरा लक्षण है एकहरी नागरिकता। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या बताए थे, दोहरी नागरिकता की बात कहते हैं ना कि लगभग दोहरी नागरिकता पाई जाती है। वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि कई जगह विवाद है, जैसे भारत में संघात्मक होने के बावजूद भी यहाँ पे एकहरी नागरिकता है। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली के कन्फर्म है, इस संघात्मक में इक्का दुक्का अपवाद है जो कि क्लियर नहीं है कि दोहरी नागरिकता वाला, क्योंकि भारत संघात्मक होने के बावजूद भी एकहरी नागरिकता है। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली में क्लियर है क्योंकि राज्य सरकारों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो राज्य सरकार यानी जो प्रांतीय सरकार का अस्तित्व ही नहीं है तो दोहरी नागरिकता की बात ही नहीं आती है। तो एकहरी नागरिकता इसका प्रमुख लक्षण है। एकहरी न्यायपालिका, न्यायपालिका भी सेम बात, जब राज्य सरकारों का अस्तित्व ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है दूसरी दोहरी न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका भी एकहरी होती है। उसके बाद है स्थानीय सरकार का कोई महत्व नहीं, मतलब प्रांतीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर सरकार कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सारी तो शक्तियाँ एक जगह केंद्र सरकार में होंगी। तो यही है बात कह रहा है। ठीक है, अगला लक्षण है स्थानीय सरकार संचालन केंद्र सरकार का नुकसान होता है। अगर ये कहता है कि अगर कहीं कहीं दिखता है तो लक्षण यही दिखता है कि कहीं स्थानीय सरकारें हैं
वो सब के सब केंद्र सरकार पर निर्भर होती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के अनुसार ही वो निर्धारित होती है कि कितना शक्तियाँ क्या होगी आप लोगों की। ठीक है, तो ये सब कुछ ये है। दोनों क्वेश्चन, दोनों प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा बच्चों। केवल हेडिंग याद कर लीजिएगा। हेडिंग अब से हम जितनी कहानी की तरह बताएं उस कहानी को पढ़ लिया कीजिए, और कहानी पढ़ने के बाद बस हेडिंग को याद करके इतना ही जाइएगा। इस प्रश्न के लिए आप लोग के लिए आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हेडिंग जब याद रहेगा और शुरू के जो अवधारणा थोड़ा थोड़ा बता रहा है, बस उतना पढ़े रहेंगे तो आप लोग लिख लाख देंगे, पूरा आप लोग पेज भर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसी को पूरा से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और हमारे जो लिंक भेजते हैं तो कृपया जो ब्लू लिंक है उसी पर टच करके आप लोग वीडियो देखा कीजिए, और कोई डाउनलोड ना करें। डाउनलोड करके कोई वीडियो ना देखें प्लीज़ बच्चों। तो सभी लोग अब वीडियो को हमारा डायरेक्ट देखें, कोई डाउनलोड ना करें। ठीक है बच्चों, जल्दी देख रहे हैं तो कुछ वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को अगले कल के परीक्षा के लिए। धन्यवाद।